नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है आपके? सर जी हम तो बहुत अच्छे हैं, आप बताइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो सीए सीएमए सीएस मई ऑब्लिक जून 2026 की अमेंडमेंट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं गुड न्यूज़ दूं आपको। अभी पीछे जनवरी 2026 के जो एग्ज़ाम हुए उसमें सीए फाइनल का ऑल इंडिया रैंक 1 अपना बच्चा था एंड सीए इंटरमीडिएट में भी ऑल इंडिया रैंक 1 अपना बच्चा है। ठीक है, तो आप सबकी ब्लेसिंग्स, आपकी दुआएं साथ में रहीं और इन बच्चों के हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमें चुना, हमारे पर विश्वास जताया। इसके बाद अब आपका एग्ज़ाम है, आपकी बारी है मई 2026 में। अमेंडमेंट बहुत थोड़ी सी हैं और इन थोड़ी सी अमेंडमेंट को मैंने और थोड़ा कर दिया है बाय मेकिंग हैंडमेड नोट्स। ठीक है, ये जो हैंडमेड नोट्स हैं इनको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मोर ओवर आप मेरी वेबसाइट crajkumar.com के फ्री रिसोर्सेज में जाकर भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, आपको नोट्स बहुत पसंद आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। स्टार्ट करें? यस सर। डेफिनेशन चैप्टर में एक चेंज आया है और यहां पर सबसे पहले लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में एक छोटा सा चेंज है। हम जानते हैं जीएसटी के अंदर लोकल अथॉरिटी का कई जगह रोल आता है। ऐसा देखने को मिलता है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। अक्सर तो ये एग्जम्पशन का हिस्सा जाकर बनते हैं कि भैया इनके द्वारा दी जाने वाली सर्विस एग्जम्प्ट हो जाएगी। फिर भी हमें लोकल अथॉरिटी का मीनिंग पता होना चाहिए। वही म्युनिसिपैलिटी हो गई, नगर पालिका हो गई अपनी, कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया, इसी को तो बोलते हैं लोकल अथॉरिटी। यस सर, यानी कि सरकार का तीसरा हिस्सा जो होता है, तीसरा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और तीसरी जो है वो लोकल अथॉरिटी यहां पर होती है। लिखा मैंने, देखो आपको लोकल अथॉरिटी का मतलब समझाया यहां पे। व्हाट इज लोकल अथॉरिटी इन सिंपल वर्डिंग्स? अ गवर्नमेंट बॉडी, एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी है दैट मैनेजेस अ लोकल एरिया। कौन सा एरिया रे? दैट मैनेजेस अ लोकल एरिया and has the legal power to collect taxes, duties, tolls etc. अपने लेवल के टैक्सेस को कलेक्ट करके चलती है, उसे कहते हैं लोकल अथॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल म्युनिसिपैलिटी हो गई, जिला परिषद हो गई है जी, और आपकी इसमें भगवान झूठ ना बुलाए ये आपकी जिला पंचायत हो गई, कैंटोनमेंट्स बोर्ड हो गया, रीजनल काउंसिल हो गई। ये तो है वेरी वेरी इजी लैंग्वेज में आपका म्युनिसिपैलिटी का मतलब। अब एक एक वर्ड को अगर डिकोड करके देखोगे तो म्युनिसिपैलिटी एग्जैक्टली क्या है? ये सिटी की लोकल गवर्नमेंट होती है, लाइक नगर पालिका, नगर पंचायत, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, हैविंग मेन फंक्शन लाइक सफाई का है, रोड का है, पानी है, जो सड़कों वाली लाइट है वो है, और कलेक्ट करना प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा। तो शहरों को मैनेज करने वाली ये आपकी म्युनिसिपैलिटी होती है। म्युनिसिपैलिटी कमेटी, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये क्या है? दीज आर लीगली क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू मैनेज अ पर्टिकुलर लोकल एरिया। किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया को मैनेज करने के लिए अपने तैयार किए जाते हैं एंड उनका काम क्या होता है? लाइक लोकल डेवलपमेंट, कलेक्टिंग टैक्सेस एंड ऑल। म्युनिसिपल फंड एक वर्ड आता है, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। अ फंड कंट्रोल्ड बाय द म्युनिसिपैलिटी। ऑब्वियस बात है, म्युनिसिपल फंड है, कहां से आता है ये पैसा, कौन है ये लोग? सोर्सेज ऑफ फंड में इंक्लूड प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, टोल टैक्स एटसेट्रा। एंड जो फंड है इसको सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट के लिए खर्च किया जाता है और वो वाला फंड कहा जाता है म्युनिसिपल फंड। ठीक है, ऐसे होता है एक लोकल फंड, इसके निचले एरिया में आ जाओ। आसान भाषा में बात करूं तो शहरों के लिए म्युनिसिपल फंड हो गया, गांव वाले एरिया के लिए आपका ये फंड हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। लाइक पंचायत फंड, ग्राम डेवलपमेंट फंड एटसेट्रा। मनी मैनेज्ड बाई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी। सोर्सेज ऑफ फंड वही अपना टैक्स टूक्स का पैसा आता है, छोटे मोटे जो भी होते हैं, तो उसे लोकल फंड अपना बोल दिया जाता है। कैंटोनमेंट बोर्ड वही मिलिट्री एरिया वाला, इट इज अ लोकल एरिया बॉडी, लोकल गवर्नमेंट बॉडी फॉर आर्मी एरियाज लाइक दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड। इट मैनेजेस सिविक फैसिलिटीज इन मिलिट्री एरियाज। ये कैंटोनमेंट बोर्ड होता है अपना। ठीक है जी। अब बदलाव क्या आया है? बदलाव कुछ नहीं आया, दो टर्म ऐड कर दिए गए हैं, म्युनिसिपल फंड और लोकल फंड। बस इन दो फंड को मैंने समझाना था, बाकी लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन तो अपनी वही है जैसे करके थी। बस ये फंड म्युनिसिपल था पहले, अब उसको म्युनिसिपल फंड यहां पर कर दिया गया है। ठीक है जी। तो ऐसे करके अगर मैं आपको लीगल टेक्स्ट वाले एरिया में दिखाऊं ये किस तरह से है, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये फंड वर्ड ऐड किया गया है, म्युनिसिपल फंड।
म्यूनिसिपल कमेटी, जैसे ऊपर बता रहे हैं लोकल अथॉरिटी का मतलब वही पंचायत, म्यूनिसिपलिटी कमेटी, जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, एनी अदर अथॉरिटी और any other authority legally entitled to or entrusted by the central government or state government with control or management of municipal fund or local fund। मतलब जो इन फंड को मैनेज करने वाली अथॉरिटी है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लोकल अथॉरिटी। ठीक है, इन फंड को एक्सप्लेन किया गया है, ये एक्सप्लेनेशन ऐड करी गई है कि लोकल फंड क्या है और म्युनिसिपल फंड क्या है, जो मैंने आसान भाषा में आपको समझा रखा है। जैसे कि म्युनिसिपल फंड मतलब सिटी एरिया का हो गया और ये जो लोकल फंड है ये अपना रूरल एरियाज का हो गया। आसान भाषा में बात को ऐसे याद रखा जा सकता है मालिक। तो फिर से देख सकते हैं म्युनिसिपल फंड का क्या मतलब है, अ फंड कंट्रोल्ड बाय द म्युनिसिपैलिटी। और सोर्सेज ऑफ फंड क्या होते हैं, वो टैक्स टूक्स का पैसा होता है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट में काम में लाया जाता है। और जो अथॉरिटी इसे मैनेज कर रही दैट इज कॉल्ड लोकल अथॉरिटी। लोकल फंड क्या है, लाइक पंचायत फंड, ग्राम डेवलप फंड एटसेट्रा। और जो लोकल बॉडी इसे मैनेज कर रही है, जिसके हाथों में इसकी बागडोर है, आना जाना इस फंड का, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लोकल अथॉरिटी। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन में चेंज नहीं आया है, बस छोटा सा चेंज था। एक नया डेफिनेशन और ऐड किया गया है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, न्यूली एडेड डेफिनेशन। एक बात बताइए, सरकार हमेशा पड़ी रहती है पान मसाला गुटखा एटसेट्रा, इनके पीछे पड़ी रहती है। अभी पीछे आपने देखा होगा सिगरेट वगैरह काफ़ी महंगी हो गई हैं। जो सिगरेट पहले कभी 18 रुपये की आती थी, अभी वो 25 रुपये की आ रही है, गोल्ड फ्लैग बड़ी वाली 84 mm की। दुकानदार आदमी परेशान है, हर व्यक्ति परेशान जरूर है और हर व्यक्ति की परेशानियों का लेवल अलग है। दुकानदार कहता है भाई साहब 25 कर दी, बताओ खरीदता ही नहीं, क्या करूं बताओ, समस्या है तो ऐसा थोड़ा ना होता है कोई। अच्छा जी, खैर लेवल सबका अलग अलग होता है। तो अब ये जो पान मसाला गुटखा है ना यार, यहाँ मतलब महाचोरी होती है। चक्कर क्या है कि यहाँ पर 28% का तो जीएसटी यही है, सैकड़ों परसेंट की 135 और इससे ज्यादा बदलती रहती है। कॉम्पनसेशन सेस वो लगा के रखते हैं यहाँ पर। तो कतई जो टैक्सेस है वो जानलेवा है। मतलब लाख रुपए का माल है तो मान के चलना, भगवान झूठ ना बुलाए, 1.5 लाख से ऊपर का टैक्स बनेगा। लाख रुपए के माल पर 1.5 लाख से ऊपर का टैक्स बनेगा। अब चोरी ना होगी तो बताइए कोई भजन करेगा, क्या करेगा बताइए, चोरी चकारी तो होगी पक्का। तो सरकार ने देखा कि यार चोरी हो रही है, हाई टैक्सेस की वजह से हाई इवेजेंस है, तो सरकार को कंट्रोल मैकेनिज्म भी हाई रखना पड़ेगा। हाई रखने के लिए यूं तो बहुत सारे कदम उन्होंने उठा रखे हैं, जैसे कि भाई हम आपको ना क्या बोलते हैं, भले ही आप गुड्स में हो लेकिन आपको 40 लाख वाली लिमिट नहीं देंगे, आपको 20 लाख के बाद ही रजिस्ट्रेशन कराना है, वहीं दबोच लिया। हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं देंगे, अगर आप गुटखा पान मसाला तंबाकू वाले तो नहीं देंगे। मतलब अलग जहां जहां मौका मिला सरकार को वहां वहां इनको तोड़ा है, क्योंकि चोरी बहुत करते हैं, इनका भी क्या क्या कर सकते हैं। सरकार ने भी एक कदम और उठाया है कि जो भी आपके ये टोबैको पान मसाला वगैरह है ना, अभी मेरे पास रखा था, चैनी खैनी चैन से मजा लो, पता नहीं कौन खा गया उसे, डेमो के लिए था, मैं नहीं खाता। कह रहे उसके ऊपर ना आप, उसके ऊपर आप वो रख के चलो, एक ना कोडिंग, हाँ मिल गया, खाया नहीं किसी ने। यहां पर ये रहा, चैनी खैनी चैन से मजा लो, ये तो पुराना है खैर मेरे पास में, नया मैं नहीं खाता इसको, गंदी चीजें। इस पर लिखा है तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है, खतरनाक चीज लिखी है। सरकार ने कहा एक पाउच के ऊपर ना तुम एक काम करो, एक परमानेंट कोई चिन्ह लगाओ अपना, बारकोड हो सकता है, क्यूआर कोड हो सकता है, कोई डिजिटल स्टैंप हो सकती है, जिसको स्कैन करने पर इसकी पूरी कहानी पता लगे, कब बना, क्यों बना, किसने बनाया, क्या हुआ, पूरा इसका ट्रैवल हिस्ट्री पता लग सके कि कहां से चला, कहां को चला। मतलब मैन्युफैक्चरिंग लेवल से लेकर एंड यूजर तक पहुंचने में जितनी भी लंबी चेन है, चाहे वो सुपर स्टॉकिस्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो रिटेलर हो, और एंड यूजर भी स्कैन करके देख सकता है। अच्छा, दूसरा इसमें क्या होता है, ओरिजिनल और डुप्लीकेट का बड़ा चक्कर है। लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो एक पान का खोखा चलाता है, सिगरेट बेचता है, तो बहुत लोग होते हैं लूज में सिगरेट लेते हैं, सिगरेट दे दी, अब खाली डिब्बी बच जाती है उनके पास में। आपने देखा होगा बहुत सारी डिब्बी रखी हुई होती है खाली वाली। लोगों ने धंधा क्या किया कि सिगरेट बनाई डुप्लीकेट, और ऐसे पान के खोखे वालों से उस सिगरेट की खाली डिब्बी 1-1, 2-2 रुपए में खरीद लेते हैं। डिब्बी है असली और माल है नकली, बाजार में भाई साहब पिल दिया, अब ढूंढ लो क्या है कैसे है।
खैर ये तो सिगरेट की डिब्बी है, पर इस पाउच पे तो नहीं हो पाएगा। सरकार हर चीज से निपटने का प्रयास कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कह रहे कि भाई इसके ऊपर आप अपना डिजिटल स्टैंपिंग करके चलो भाई, क्योंकि सरकार जो भी तरीका लेकर आती है लोग एडवांस में उसका तोड़ पहले सोच लेते हैं। सरकार कहते हैं डिजिटल स्टैंपिंग करो, असली नकली की फर्क होगी, किसने बनाया, क्यों बनाया, कब बनाया, और उसने बनाया ये तो क्या इसने अपने रिकॉर्ड्स में दिखाया, क्या इस पर उसने टैक्स भरा कि नहीं भरा। सरकार क्या करेगी, कहीं से भी कि सप्लाई चेन में शुरू से लेकर एंड तक कहीं से भी बाजार से खरीद लिया, देखा, स्कैन किया, अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्या मैन्युफैक्चरर ने या किसी बीच वाले व्यक्ति ने, इन सब ने इसको अपने रिकॉर्ड में, सिस्टम में डाला है कि नहीं डाला, क्या ये जो यहां आज पान के खोखा पे रखा हुआ है इस पे टैक्स भरा हुआ है कि नहीं भरा हुआ, ये ट्रैक कर सकती है सरकार, इसलिए डिजिटल स्टैंपिंग की बात करी है। नॉन रिमूवेबल होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, प्री प्रिंट होगी तो नॉन रिमूवेबल ये वो है ना, यूनिक होनी चाहिए जिसे कॉपी ना किया जा सके, और हर एक प्रोडक्ट पे अपनी अलग अलग होनी चाहिए। तो ये वाला कंसेप्ट ये यहां पर इंट्रोड्यूस किया है, और जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग UIM इन्होंने यहां पर डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करी है। खत्म हो गया पॉइंट, पढ़ के देखते हैं। पान मसाला गुटखा एक्सेट्रा है, हाई रेट ऑफ टैक्सेस होते हैं, हाई रेट ऑफ GST एंड सेस, कॉम्पनसेशन सेस जो होता है अपना, वो होते हैं भैया जी। कॉन्सिक्वेंसेज हाई इवेजन, सो नीड हाई कंट्रोल, सब हाई चल रहा है मामला यहां पर। सो वन मोर स्टेप एडेड टू ट्रैक फ्रॉम प्रोडक्शन लेवल टू सेल, सेल मतलब टू एंड यूजर, जो एंड यूजर है भाई साहब वहां तक ट्रैक करने के लिए, बाय इंट्रोड्यूसिंग कंसेप्ट ऑफ UIM। क्या है UIM, क्या है सचिन में बताते हैं आपको। कहते हैं ये एक मींस अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग रेफर टू इन सेक्शन सो एंड सो एंड इंक्लूड CAB लाइक डिजिटल स्टैम्प, डिजिटल मार्क और एनी अदर सिमिलर मार्किंग विच इज यूनिक, सिक्योर एंड नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल ये सरकार ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगवाया है। अब जैसे आप जानते हैं मेरा एक इन्वेस्टमेंट है प्रियाजू देसी घी के अंदर, सरकार उसमें भी कह सकती है कि भाई एक काम करो, कोई डिजिटल मार्किंग करो ताकि हम कहीं से भी प्रोडक्ट को बाजार से उठा लें, स्कैन करें और हमें पता लग जाए कि ये है, कहां से बन के आया, क्यों बन के आया, और हम कभी भी आपके सिस्टम में आकर चेक कर लें कि क्या आपने इस वाले प्रोडक्ट पे टैक्स भरा है कि नहीं भरा है। हालांकि देसी घी पर नहीं आएगा बिकॉज GST का रेट 5% है, क्या ही मतलब पकड़ लिया तो क्या ही हासिल होगा, लेकिन यहां से भाई साहब बहुत तगड़ी कमाई होगी सरकार की, है ना। तो मैंने जो खूबियां लिखी यहां पर आकर देखना, आपको अच्छा लगेगा। इट इज ट्रेस एंड ट्रेड कोड, इट इज अ ट्रेस एंड ट्रेड कोड है, ट्रेड नहीं, ट्रेस एंड ट्रैक, ट्रेस एंड ट्रैक कोड है। इट इज यूनिक फॉर एवरी प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक, एंड इट इज सिक्योर, दैट इज डुप्लीकेसी यहां पर पॉसिबल नहीं है। ये नॉन रिमूवेबल होता है। डिजिटल स्टैंप, QR कोड, बार कोड, RFID टैग आप जिस तरह से रखना चाहें आप रख सकते हैं। इट जस्ट लाइक जैसे फोन का IMEI नंबर नहीं होता, उससे पता लग जाता है पुलिस को कि भाई कौन कहां क्या, पूरी हिस्ट्री पता लगती है उस फोन की, ऐसे ही इस कोड से प्रोडक्ट की पूरी हिस्ट्री पता लग जाएगी। सप्लाई चेन से कहीं से भी उठा लो, सरकार ये बता सकती है कि इस पर टैक्स भरा गया है कि नहीं भरा गया है। क्रक्स, ऐसे मानो जैसे प्रोडक्ट का आधार नंबर हो, और कैसे समझाऊं मैं आपको। हाउ ट्रैक सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरर यहां पर ये प्रिंट हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर पे पहुंचा, यहां स्कैन हुआ, इसके सिस्टम में आ गया, अगर ठीक से चल रहे हो तो। फिर अगले स्टेप पर यहां होगा, ग्राहक चाहे तो वो भी कर सकता है। अब किसी पॉइंट से भाई साहब इसको पिक कर सकता है अधिकारी और देखेगा कि पिछले वाले के सिस्टम में आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है, और कौन चोर है। जहां पर सिस्टम में नहीं होगा वही व्यक्ति चोर है, और आसानी से चोर को पकड़ा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, राइट ब्रो। लेकिन समस्या वहीं पैदा होती है कि डिब्बी होती है सिगरेट की असली वाली, क्योंकि असली वाली डिब्बी पान वाले खोखे पे खाली हुई है, और डुप्लीकेट सिगरेट भर देते हैं। अब ढूंढ लो भाई किसके पकड़ोगे जाके, लेकिन जब स्कैन करके देखेंगे तो सिस्टम में आ रही होगी। टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं पड़ेगी, लेकिन ओरिजिनल प्रोडक्ट है, डुप्लीकेटेड जनता मारी जाती है यहां पर आकर, और पान के खोखे वाले भी मोटी कमाई करते हैं, और सबसे असली कमाई करते हैं वो वाले जो खेतों में सिगरेट बना रहे हैं। चार्जेबिलिटी का आ रहा है ये अपना चैप्टर, गुड्स एंड सर्विस वाले ये अपने बात करी जा रही है। आप रोज दिन में 2-3 ट्रांजैक्शन तो करती होंगे, जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, ये वो, और आपके यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है, ठीक। जब आप ऑर्डर कर रहे होते तो आपसे कुछ डिलीवरी चार्जेस भी लिए जाते हैं। कभी सोचा है आपने, व्हाट अबाउट GST ऑन सच काइंड ऑफ डिलीवरी चार्जेस, सोचा है कभी?
क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी से लेके दे रहा है तो वहां पर तो 9(5) हम देखते थे भाई कौन पे करेगा कौन पे नहीं करेगा। एंड व्हाट अबाउट द ये डिलीवरी, लोकल डिलीवरी बोलते हैं इसको, तो जो लोकल डिलीवरी की सर्विस दी जा रही है उस केस में जीएसटी कौन भरेगा? अब से पहले थोड़ा विवाद था, समस्याएं थी, लेकिन अब सरकार ने लोकल डिलीवरी को सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर लाके रख दिया है। क्या है सेक्शन 9 सब सेक्शन 5? बड़ा आसान है उसके अंदर, तो उसमें वही था HMTR, होटल अकोमोडेशन, M फॉर मिसलेनियस यूटिलिटीज, HMT ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो गया रेडियो टैक्सी वगैरह से या ओमनी बस से, और HMTR और रेस्टोरेंट हो गया अपना। अब HMTR के साथ साथ इसमें एक चीज और ऐड करी गई है, लोकल डिलीवरी। HMTR में हम देखते थे कि या तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ये टैक्स भरता है, लेकिन दूसरे सेकंड चॉइस पर आकर जो रियल वेंडर है वो भी टैक्स भर सकता था। उसमें जैसे मिसलेनियस यूटिलिटीज वाले में देखते हैं कि अगर जो वेंडर है रियल वाला, अगर वो एक बड़ा है, मतलब लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, 10-20 लाख से ऊपर जा रहा है, तो वो खुद भर सकता है, अपना काम खुद कर सकता है, बच्चा नहीं है वो खुद भर लेगा। सिमिलर वे में यहां भी बोला गया है कि जो लोकल डिलीवरी की सर्विस दे रहा है, पहले बात करते हैं लड़के की, जो लड़का है वो लड़का ईमानदारी से बताइए क्या 10-20 लाख से ऊपर टर्नओवर जा रहा होगा? द आंसर इज नो। अगर नहीं जा रहा तो ऐसे में जो ई कॉमर्स ऑपरेटर ब्लिंकिट, जोमेटो वगैरह जो भी हैं, इनको जीएसटी यहां पर भरना पड़ेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप गहराई में जाकर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो राइडर्स होते हैं सिर्फ ये इंडिविजुअली ही सर्विस दे रहे हैं ब्लिंकिट जेप्टो को, नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लॉजिस्टिक्स हब्स हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ब्लिंकिट वगैरह के साथ में कि ठीक है हम आपको राइडर्स प्रोवाइड करा के चलेंगे। एक है शर्मा लॉजिस्टिक्स जिसको मैं जानता हूं, वो ब्लिंकिट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा के चलता है और उसका टर्नओवर शर्मा लॉजिस्टिक्स का 10-20-40 से ऊपर जा रहा है। भैया वो रजिस्टर्ड आदमी है, ईमानदारी से बताएं तो आपको। तो ऐसे वाले केस के अंदर जो डिलीवरी की, लोकल डिलीवरी की सर्विस जो दी जा रही है उस पर जीएसटी शर्मा लॉजिस्टिक्स भरेगा, या फिर मुझे बताइए इस पर जीएसटी भाई साहब आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा? सर शर्मा लॉजिस्टिक। तो कहने वालों ने क्या कह दिया, आइए देखते हैं। ये रहा आपका 9(5) ई कॉमर्स ऑपरेटर वेंडर ऑन स्पेसिफाइड सर्विस HMTR पर अपना टैक्स भरते हैं। इसी सीरीज में एक नया पॉइंट ऐड किया गया है लोकल डिलीवरी का। लिखा बहुत सुंदर है, मतलब खुद से भी पढ़ेंगे ना आप, सेल्फ रीडेबल नोट्स हैं। ये ब्लिंक नंबर 1 यहां से ऑर्डर गया, ब्लिंकिट यहां दिया, डिलीवरी बॉय यहां पर आया। अब डिलीवरी बॉय छोटा आदमी है, बच्चा, नॉट क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड लिमिट, हु इज लायबल टू जीएसटी, तो ब्लिंकिट को पकड़ लो। लेकिन अगर छोटे लड़के की बजाय शर्मा लॉजिस्टिक्स है जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो भैया फिर तो ये अपना खुद से यहां पर जीएसटी भर लेंगे, बात खत्म। क्या लिखा गया है? लिखा ये गया है 9(5) के अंदर जो नोटिफिकेशन है उसमें, सर्विस बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी एक्सेप्ट, पहले काले काले को पढ़ेंगे, सर्विस बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी ऐसा कुछ करके है, देन ई कॉमर्स ऑपरेटर यहां जीएसटी का पेमेंट करेगा। एक्सेप्ट किन को बाहर कर दिया, किस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स नहीं भरेगा? तो बताते हैं एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22, ऐसे करके है, ठीक है। अब एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। मैंने कहा अभी, हेलो इधर, हेलो, मैंने कहा आपसे कि यहां पर जो ये लोकल डिलीवरी की सर्विस है, इसको 9(5) में रखा गया स्पेशली, और कहा गया कि इस पर जीएसटी आएगा, या तो ई कॉमर्स ऑपरेटर भरेगा या जो सप्लायर है रियल वो खुद भर लेगा, राइट? क्या इसको आगे चलकर एग्जम्पशन चैप्टर में किसी भी हालत में एग्जेम्प्ट किया जा सकता है? द आंसर इज नो। जिसपे हम कह के टैक्स लगा रहे हैं, जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर में है ना धुन, कह के लूंगा, तो सरकार यहां कह के टैक्स ले रही है, तो आगे तो ऐसा नहीं हुआ कि इसको एग्जेम्प्ट कर दे, किसी भी हालत में एग्जेम्प्ट नहीं करेगी। अच्छा, अगर गलती से एग्जेम्प्ट की दिशा में जा रहा होगा, सरकार पकड़ के रोक लेगी, अरे तू कहां जा रहा बे, तुझ पे तो टैक्स लेना है, इधर आजा, आजा मेरे राजा। तो राजा जी यहां पर आकर इस पे टैक्स हमेशा बना रहेगा, एग्जम्पशन का शिकार नहीं हो सकता है। अगर एग्जम्पशन का शिकार हो जाता, सोचिए, तो प्रोविजन का क्या एस्थेसी कराने के लिए आया अपना, ये क्या मतलब रह जाता प्रोविजन का? तो एग्जम्पशन चैप्टर में आकर जब हम पहुंचते हैं तो देखिए डिस्कशन तो पूरे पेज पर है, लेकिन पहले मैं क्रक्स दिखा दूंगा आपको कि अल्टीमेटली मैं कहां तक आऊंगा, अल्टीमेटली मेरा कंक्लूजन क्या होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं पूरे पेज के डिस्कशन के बाद में कि लोकल डिलीवरी विल
ऑलवेज बी टैक्सेबल। आय हाय हाय हाय। इवन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन हो, B2C की ट्रांजैक्शन हो, कुछ भी हो, घोड़ा गाड़ी से हो, बैलगाड़ी से हो, वट ये वाला जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो किया जा रहा है वो आपका ऑलवेज टैक्सेबल रहेगा। पहले ये बात दिमाग में सेट कर लो। अब यहां तक मंजिल तक पहुंचे कैसे वो आपको लेकर आते हैं, अब डिस्कशन करते हैं पूरा। अब देखिए, जब हम एग्जम्पशन चैप्टर में पहुंचते हैं तो वहां बात क्या लिखी है कि देखो, अगर आप एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो, ठीक है, अगर आप एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो तो वैसे वाले केस के अंदर इन जनरल आपके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है, लेकिन कुछ मामलों में एग्जम्पशन दी जाती है। जैसे कि अगर आप कोई स्पेसिफाइड प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन दे रहे हो, जैसे लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, या फिर आपका लाइक आटा है, दाल है, चावल है, नमक है, दूध है, मैगजीन है, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस मटेरियल, तो इनमें आप अगर ढोते हो तो एग्जम्पशन दे दी जाती है भैया जी। दूसरा, अगर आप B2C सप्लाई कर रहे हो, बिकॉज आप जानते हैं कि जीटीए के अंदर आरसीएम लगता है, और आरसीएम का नियम यह कि मांगो उसी से दे दे खुशी से, तो B2C कर रहा है तो B2C वाले केस में भी जीटीए की एग्जम्पशन दे दी जाती है। तो मैंने ये लिखा, इन जनरल भैया जी टैक्सेबल, बट स्पेसिफाइड केस में लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, आटा दाल चावल वगैरह, या B2C ट्रांजैक्शन है, तो इन मामलों में जीटीए को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। ये तो ए बात लिखी हुई है। और क्या लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस दे रहा है तो जीटीए को छोड़कर बाकी जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं, उनमें भैया एग्जम्पशन दे दी जाती है। जैसे कि आपका घोड़ा गाड़ी है, तांगा है, हाथ से चलाने वाली गाड़ी है, वो सभी के सभी यहां पर एग्जेम्प्ट होते हैं। अब आता है चक्कर भाई साहब लोकल डिलीवरी का। अब मुझे बताइए, लोकल डिलीवरी को आप यहां ए में क्लासिफाई करते हैं या आप बी में क्लासिफाई करते हैं? अगर आप लोकल डिलीवरी के मॉडल को जीटीए कैटेगरी में रखते हैं तो क्या होगा, इन जनरल तो टैक्सेबल होगी, लेकिन अगर आपने उससे मंगा लिया आटा दाल चावल कुछ मंगा लिया लोकल डिलीवरी से तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सरकार ये चाहती नहीं है कि आटा दाल चावल ये जो मंगा रहे हो लोकल डिलीवरी से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ डिफरेंट हो गया है, तो ये नहीं चाहती, वो चाहती है कि हर मामले में टैक्स लगे। अगर ऐसा करना है तो लोकल डिलीवरी को जीटीए की डेफिनेशन से बाहर निकालना पड़ेगा। एग्रीड और नॉट? कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्लास कैसी लगी है, और हो सके तो अभी बता दीजिए कि ये क्या आएगा, क्या इसको हमें जीटीए की डेफिनेशन से बाहर निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना, अगर हम चाहते कि हर हाल में जीएसटी लग के रहे, चाहिए ही चाहिए। हां सर, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने जीटीए की परिभाषा को अमेंड कर डाला। क्या बोला, लात मार के निकाल के फेंक दिया। जीटीए की डेफिनेशन क्या लिखी, मींस एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इशू करता है कंसाइनमेंट नोट। कंसाइनमेंट नोट मतलब बिल्टी जो होती है, ये परिभाषा मैंने रिवर्स चार्ट चैप्टर में लिखवा रखी है आपको। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड है, दूसरों का माल ढो रहा है, बिल्टी इशू करता है, लेकिन ये नए वर्ड ऐड कर दिए, बट डज नॉट इंक्लूड लोकल डिलीवरी को हटा दिया। ई कॉमर्स ऑपरेटर बाय हुम द सर्विस ऑफ लोकल डिलीवरी आर प्रोवाइडेड, ये तो डिलीवरी बॉय आ गया अपना। इन ई कॉमर्स इंक्लूड्स ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू हुम द सर्विस ऑफ लोकल डिलीवरी आर प्रोवाइडेड। तो मतलब यहां पर इसको अलग कर दिया, लोकल डिलीवरी अब जीटीए नहीं है, तो यानी कि आप यहां तो फॉल नहीं कर रहे हैं, यहां फॉल नहीं कर रहे, यहां तो काटा मार दो। क्या आप अगर यहां फॉल नहीं करेंगे तो क्या लोकल डिलीवरी बी पॉइंट में फॉल करेगी? क्योंकि या तो हमने लिखा या तो आप जीटीए हो या अदरवाइज हो, तो बाय डिफॉल्ट आपको यहां आना ही पड़ेगा, इसमें फॉल करोगे करोगे, क्योंकि वो कहता है कि जीटीए तो नॉर्मली टैक्सेबल है, बाकी सब एग्जेम्प्टेड है, तो बाकी सब में तो आ गए ना हम, फॉल तो कर गए यहां पर आकर। तो सरकार ने इसका भी इलाज निकाला, फिर एक एक्सप्लेनेशन ऐड करी इन्होंने कि पॉइंट बी में आप फॉल तो कर रहे हो, लेकिन कहा कि एज पर न्यूली इंसर्टेड एक्सप्लेनेशन, यहां पर एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी कि देखो भैया बाकी जो चीजें हैं बाकी सारे रोड ट्रांसपोर्टेशन, घोड़ा गाड़ी, ये गाड़ी, फलाना गाड़ी, सब ढिमाका सब ओके है, सब ठीक है एग्जेम्प्टेड, लेकिन ये एग्जेम्प्ट नहीं है, ये आपका टैक्सेबल ही रहेगा। अरे कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं लोकल डिलीवरी अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू रूट आउट हो रही है, हर हाल में जीएसटी जाएगा, हर हाल में जीएसटी आएगा। अब चाहे
चाहे उसमें आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंगा रहे हो, नवरात्रे हैं आपने जौ मंगाए, जौ बोते हैं ना जौ, वो मंगा लिए आपने, या आपने कोई आटा दाल चावल कुछ वो मंगा लिया आपने, है ना, तो कुछ भी यहां पर एग्जेम्प्ट नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा, लगेगा मतलब लगेगा। तो सिर्फ करस्पॉन्डिंग चेंजेस अप्लाई करे गए हैं एग्जम्पशन चैप्टर के अंदर। आई होप बात समझ में आ गई होगी। और हम एक बात और जानते हैं कि जो 9(5) के अंदर HMTR वाली सर्विस होती हैं उन पर TCS के प्रोविजंस लागू नहीं होते। TDS TCS चैप्टर में देखते हैं हम, क्योंकि देखिए जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ट्रांजैक्शंस होती हैं तो सरकार उन पे महा कंट्रोल चाहती है। तो जो HMTR है इस पर तो कंट्रोल ये है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर की गर्दन पकड़ ले कि तो टैक्स भरेगा भाई, तो यहां TCS लगाने की जरूरत होती नहीं है। अब HMTR तो पहले से था और HMTR के साथ अब ये और जुड़ गया लोकल डिलीवरी, तो क्वाइट ऑब्वियसली अब इसके ऊपर भी TCS प्रोविजन नहीं आएगा। ओके, ये लिख दिया मैंने, TCS प्रोविजन लगाने की आवश्यकता यहां पर अब नहीं है। सप्लाई चैप्टर के अंदर इतनी सी बात है और अंडरस्टूड सी है। SEZ या फ्री ट्रेड जोन के अंदर आपका माल यहां पर पड़ा हुआ है, कहां जाता है, यहां से 99% चांसेस हैं आपके कि एक्सपोर्ट किया जाएगा, या फिर अगर कोई दिक्कत है तो ये आपका यहां पर मालिक DTA को भी जा सकता है, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, मतलब इंडिया में लोकल में भी आप इसे यहां से भेज सकते हो। मेरा प्रश्न थारे से इतना है कि अगर यहां पड़े हुए गुड्स की अरे यहां पड़े हुए गुड्स की ट्रांजैक्शन हो जाती है, यानी कि बिफोर क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट और DTA, तो क्या इस घटना पर SEZ के अंदर जो वेयरहाउस्ड है गुड्स, उसमें अगर आपका ऐसा हो रहा है भैया जी, ट्रांजैक्शन हो रही है, क्या सप्लाई बनाओगे? नो बेबी। तो क्या लिखा, गुड्स वेयरहाउस्ड हेयर, सेल ऑफ सच गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट और DTA, तो नॉट ए सप्लाई, और वहां पर GST आपका नको बेबी नहीं लगाया जाएगा, सप्लाई ही नहीं है। तो जो आपका शेड्यूल 3 आता है ना भूरा, उस शेड्यूल 3 के अंदर ये लाइन आपकी और एड ऑन कर दी गई है। ये भी हो गया, एग्जम्पशन भी लपेट दिया। इंश्योरेंस सेक्टर में आइए। इंश्योरेंस सेक्टर में हम लोग देखते हैं, एग्जम्पशन का चल रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर आ गया है। हम देखते हैं यहां पर आकर भाई साहब की जो APL कैटेगरी के वाले लोग हैं या BPL कैटेगरी वाले लोग हैं, गरीबी रेखा के आसपास रहने वाले, उनका लाइफ इंश्योरेंस हो वो एग्जेम्प्ट है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस हो वो भी एग्जेम्प्ट है, था ना। आम आदमी बीमा योजना, जनधन योजना है, और वरिष्ठ वंदन वया वंदन योजना है, लाइफ माइक्रो प्रोडक्ट सम एश्योर्ड अप टू 2 लाख, वो वाली योजना, इतनी सारी योजनाएं उनके लिए एग्जेम्प्ट कर रखी थी। मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं, अमीरों के लिए नहीं, उनका इंश्योरेंस ना हो, मतलब उन पर इतना ज्यादा पैसा है और कमा ले ज्यादा पैसा, तो कब उनका दोष है क्या? वो उनका दोष तो नहीं है ना यार। परसेंटेज नाम की कोई चीज होती है ना, परसेंट ले लो। गरीब आदमी के लिए 1000 का, अगर 1000 रुपए कमा रहा है और 1% उसमें टैक्स भर रहा है, तो उसके लिए 1% का एब्सोल्यूट अमाउंट उतना ही होगा जितना 1 करोड़ कमाने वाले के लिए 1% का अमाउंट होता है। प्रपोर्शन भी कहीं मारा गया, सबसे लो टैक्स, क्या दिक्कत वाली बात है? भिखारी से भी लो जो मांग रहा है, भाई कमा तो भी रहा, मेहनत करा, थोड़ा सा उससे भी ले लो, क्या दिक्कत है? सबसे लो, सब अगर सुविधाओं को ले रहे हैं डेवलपमेंट वाली को, सबसे लो भाई, सब क्या दिक्कत वाली बात है? सबका विकास सबके साथ है कि नहीं जी? हम तो यही कह रहे हैं। जो एयरपोर्ट पर हम जा रहे हैं और हम ज्यादा टैक्स भर रहे हैं और हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, कोई व्यक्ति धक्का मार के हमें जा रहा है, कोई तरीका है? हम भी इकोनॉमी की लाइन में, लंबी लंबी लाइन में लगे पड़े हैं। जो आपको 1 रुपया का टैक्स नहीं भर रहा वो हमारे आगे लगा हुआ है, हम उसके पीछे लगे हुए हैं। क्यों दे रहे हैं हम टैक्स बिना बात के? क्या मतलब पड़ रहा है हमारे भाई साहब? क्यों, क्या दे रहे हो आप हमें? यही अगर इक्वलिटी मेंटेन करनी, समानता का भाव मेंटेन करना, तो टैक्स भरने में समानता का भाव रख के चलो, क्या दिक्कत वाली बात है? वो भी रख के चलो, हम पे कौन सी दिक्कत आ रही है भाई साहब? हाँ सर जी, ठीक कह रहे हो बिल्कुल। तो सरकार ने जब ये दहाड़ सुनी भाई साहब, तो कहा अरे रुको 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 रुको, अभी मैंने मेरी मदर का इंश्योरेंस कराया और अपनी पत्नी का, बच्चों का इंश्योरेंस कराया, फैमिली इंश्योरेंस कराया, लेकिन फैमिली इंश्योरेंस में मदर का इंश्योरेंस नहीं किया उन्होंने, उनका इंडिविजुअल किया। क्यों? एज ज्यादा है तो इसलिए उन्होंने थोड़ा प्रीमियम काफी ज्यादा, मतलब ऐसे मान के चलो मैं पत्नी और बच्चों का जितना प्रीमियम है चारों का, उतना के लिए मदर का प्रीमियम है, तो क्लब करके नहीं किया, इंडिपेंडेंट किया है उनका। कोई बात नहीं। क्या उस पर GST आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट इस पर GST नहीं लगाया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो भाई साहब,
इंडिविजुअल, जैसे मैंने मेरी मदर का यहां पर कराया है, और इंडिविजुअल विद फैमिली, फैमिली का मतलब जिसमें मैं हूं, पत्नी है और बच्चे हैं, इनका है। तो ऑल इंडिविजुअल्स, फैमिली मतलब उनके लिए फैमिली मतलब क्या कि जो भी इंडिविजुअल्स आपने बताए हैं कि ये हैं, तो उनके लिए वही फैमिली होती है। जो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में जिनके नाम आ रहे हैं वो, तो उनका जो भी बीमा लिया जाएगा, जीवन बीमा या स्वास्थ्य बीमा, तो उस पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। लेकिन हाँ मैंने माना कि ये भी एक, ये जो फैमिली होती है बाबू, क्या ऐसे बोलूं कि फैमिली एक नेचुरल ग्रुप होता है, नेचुरल ग्रुप है। ये ग्रुप प्रकृति ने बनाकर हमें दिया है। हमारे बच्चे कौन होंगे, कैसे होंगे, हैं, तो वो नेचर की देन है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता किसी भी तरीके से। हालांकि एक्चुअली हमारा घंटा किसी पे कंट्रोल नहीं होता है जरा सा भी, हम बोल रहे हैं हमारे जुबान पे हमारा कंट्रोल नहीं है, खैर। अब यहां ये ग्रुप होते आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जैसे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ने ग्रुप बना लिया, चलो भैया आपको ग्रुप इंश्योरेंस लेते हैं आपका, या ज्वाइंट वेंचर में 4 लोग थे, ग्रुप बनाए, चारों का इकट्ठा इंश्योरेंस लेते हैं भैया जी, हैं, या 4 दोस्त मिले, 4 लोग और 40 बातें, 400 अफवाह चलती है, बना लिया ग्रुप, गाना गा गा के भाई साहब। तो ऐसे जो बनाए हुए ग्रुप हैं कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये आर्टिफिशियल ग्रुप कहे जाते हैं। तो इनमें बताइए भाई साहब, क्या इनका जो होगा जीवन बीमा या जो भी हेल्थ इंश्योरेंस ये अपना हो रहा है, उस पर जीएसटी आएगा? द आंसर इज यस। आसान भाषा में समझिए, नेचुरल ग्रुप है तो जीएसटी एग्जम्प्टेड है, आर्टिफिशियल ग्रुप है कुछ इस प्रकार के, तो जीएसटी उसके ऊपर लगा दिया जाएगा। दिस इज द अमेंडमेंट। वन मोर एग्जाम्पशन गिवन टू यू भैया जी। वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आता है आपका एक रूल नंबर 31A, जो लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, इनकी असेसेबल वैल्यू की बात करता है। तो यहां पर इनका जीएसटी का रेट 28% लिया जाता रहा है, बट एज ऑफ नाउ जो रेट है दैट इज 40%, यानी सरकार रेट को मैक्स टू मैक्स 40% तक ले जा सकती है। और पहला वो प्रोडक्ट है यहां पर, या जो आप देख रहे हैं लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, एक्शन में क्लेम होता है, गुड्स है, ये पहला ऐसा गुड्स है जिसमें कि सरकार ने 40% का रेट रख दिया है। क्वेश्चन आता है सर रेट्स तो हमें याद रखने के लिए मना किया गया है, तो फिर रेट्स क्यों पढ़ा रहे हो हमें? सेंस इंस्टीट्यूट ने मना कर रखा है कि बच्चों को रेट्स वगैरह याद के चक्कर मत डालना। कोई बात नहीं। दरअसल क्या है कि लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग के केस में ना जो वैल्यू दी हुई होती है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, उसको ट्रीट किया जाता है। तो उसमें असेसेबल वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है कि जो भी आपकी वैल्यू है वो मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ जीएसटी। तो उसके लिए ये परसेंटेज थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। अब ये बनेगी, ये तो पहले जानते ही हैं कि वैल्यू का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू और आपकी जो नोटिफाइड वैल्यू होती है, जो कि प्रीमियम या डिस्काउंटेड कुछ भी हो सकती है। इन दोनों वैल्यूज में से जौन सी वैल्यू आपकी मालिक अधिक होती है उसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं 100/140 का फिक्स्ड फॉर्मूला है। चलें, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर बस एक चेंज किया गया है। अगर ये पूरे पेज पर जो लिखा है ना मैटर, इसका अगर मैं सार आपको दे दूं, सार ये है कि जो 12% था, परसेंटेज 12 से 18 हो गया, बस पूरे पेज की अमेंडमेंट खत्म। आए कैसे? वो ऐसे कि जब हम जीटीए को पढ़ते हैं, जीटीए क्या है? जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड की सर्विस देते हैं, दूसरों का माल ढोते हैं और बिल्ट इश्यू करते हैं, लेकिन लोकल डिलीवरी शामिल नहीं होती है, वो जीटीए होते हैं। वहां पर आरसीएम लगता है पहली पसंद में, और सेकंड चॉइस पर वहां एनसीएम भी लगाया जा सकता है। भैया जी, जो आरसीएम लगता है तो ये रेट काम करता है कुछ इस तरीके से, 5% का रेट काम करेगा। और मुझे पता है कि यार इसकी यहां कोई जीएसटी लायबिलिटी है नहीं, जब इसकी यहां जीएसटी लायबिलिटी है ही नहीं, जीएसटी तो वो भर रहा है आरसीएम के अंदर आकर, है ना, तो क्या इनको आईटीसी मिलेगा सप्लायर को, जीटीए को? द आंसर इज नो। दूसरा, एनसीएम में भरा जा सकता है यदि जीटीए छाती पीट पीट कर ये सरकार के पास जाके बोले कि साहब जीएसटी का पेमेंट मैं करूंगा, मेरे रेसिपिएंट को छोड़ दो प्लीज। ऐसे जाकर नाटकबाजी करता है, वहां जाकर डिक्लेरेशन देता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, तो सरकार कहती है ठीक है। तो जब एनसीएम आता है तो 2 ऑप्शन खुल जाते हैं विंडोज के पास में, या तो एनसीएम आप 5% से भर लो और आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, या फिर आप चाहो तो दूसरा मॉडल ले लो,
आप यहां बोलते थे पहले 12% से भरो और आईटीसी आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अब 12 के बजाय 18% कर दिया गया है। तो अब या तो 5% विदाउट आईटीसी या फिर 18% विद आईटीसी ऐसा कर दिया है। ऐसी साउंड आ रही है जैसे कि कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम, कोल्ड कॉफी विदाउट आइसक्रीम, जस्ट लाइक दैट। तो ये 12 का 18 हुआ और कोई चेंज नहीं है। सिमिलर थिंग्स आपकी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाले में हुई है। वहां पर भी पहली चॉइस पे आरसीएम लगता है, लेकिन कुछ मामलों के अंदर एनसीएम भी लगाया जा सकता है। वहां एनसीसी वाली पोजीशन पे लगता है आरसीएम, एनसीसी कि देने वाली नॉन कंपनी हो और रेसिपिएंट कंपनी हो, तो वैसे वाले केस के अंदर आरसीएम लग जाता है मालिक। और जब आरसीएम लगता है तो भैया 5% लगता है। ऑब्वियस सी बात, इनको आईटीसी नहीं मिलेगा बिकॉज इनकी तो अपनी कोई आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है ही नहीं। राइट ब्रो? या एनसीएम लगता है। अगर ये कॉम्बिनेशन एनसीसी वाला कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो वहां पर एनसीएम लग जाता है। जब एनसीएम बाबूजी लगता है, जब एनसीएम बाबूजी लगाया जाता है तो क्या होता है भाई साहब? तो वही दो बातें हैं, या तो 5% का रेट ऑप्ट कर लीजिए और आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, आईटीसी नहीं मिलेगा, बस एक छोटी सी रियायत है, सिमिलर सर्विस का मिल जाएगा। सिमिलर का मतलब क्या? जैसे आप आगे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस देते हैं ना, तो यहां भी अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस आप ले रहे हो उसका मिल जाएगा, बाकी किसी और का ना मिलेगा, ना इनपुट का, ना कैपिटल गुड्स का, ना बाकी सर्विसेज का। ओनली वन सर्विस का आपको यहां पर मिल पाएगा। मान ली बात, ठीक है जी। या फिर आप पहले बोलते थे 12% से आउटपुट हो और पूरा का पूरा आईटीसी का मजा लो, 12% विद आईटीसी या फिर 5% विदाउट आईटीसी, बट ओनली वन आईटीसी मिलता था। अब इस 12 का 18 हो गया और कुछ भी नहीं हुआ है, तो नाउ 18% विद आईटीसी, फुल ऑन आईटीसी, या फिर 5% विदाउट आईटीसी, ऐसे करके बोलते हैं। तो मैंने एक ही बात बोल दिया कि जहां जहां इन दो सर्विस में 12% आता था वो कट के 18% कर दिया गया है। बस ये वाला चेंज मालिक यहां पर किया गया है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इनवॉइस चैप्टर है, कुछ नहीं, शब्द थोड़े से सुधारे गए हैं और कुछ भी नहीं किया है। हम जानते हैं अच्छे से, जब एक जीएसटी का क्रेडिट नोट इश्यू किया जाता है, क्या रे, जब एक जीएसटी का क्रेडिट नोट इश्यू किया जाता है तो ये क्या तबाही मचाता है। जैसे परमाणु बम है, अगर वो चल जाए तो क्या तबाही मचाएगा, उसका तो अनुमान लगाना असंभव है। इसका लगा सकते हैं कि इससे क्या होता है कि जो सप्लायर है, सप्लायर की लायबिलिटी करस्पॉन्डिंगली कम हो जाती है उतने तक से, बशर्ते की रेसिपिएंट आदमी अपना आईटीसी कम कर ले। रेसिपिएंट आदमी अपना आईटीसी कम कर ले। अगर रजिस्टर्ड है तो, रजिस्टर्ड रहा होगा रेसिपिएंट तो आईटीसी बुक करा होगा, और बुक करा होगा तो ही तो रिड्यूस कर सकता है कि नहीं जी, बताइए। और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ये एश्योर करें, देखो ना लिखा है मैंने, वी नो दैट ऑन इश्यूएंस ऑफ क्रेडिट नोट। कौन सा वाला क्रेडिट नोट भाई साहब? ये जो जीएसटी वाला क्रेडिट नोट होता है। कोई और भी क्रेडिट होते हो क्या? हाँ, बाकी फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट भी होते हैं जो सिर्फ बुक एडजस्टमेंट के लिए होते हैं। जीएसटी क्रेडिट नोट से जीएसटी पे इंपैक्ट आता है, उनसे नहीं आता। तो जीएसटी क्रेडिट नोट बाय सप्लायर, जीएसटी लायबिलिटी ऑफ सप्लायर रिड्यूस्ड अकॉर्डिंगली, बट फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई। क्या? रेसिपिएंट रिवर्स कर दे अपना करस्पॉन्डिंग आईटीसी, अगर लिया था, मतलब अगर वो रजिस्टर्ड रहा था तो, या फिर रिलेटेड जीएसटी शुड नॉट बी पास्ड टू एनी अदर पर्सन, या अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो आपने पास ऑन ना किया हो उसका बर्डन, तो आप अपनी लायबिलिटी को यहां पर कम कर सकते हैं। इफ यू हैव ऑलरेडी पास्ड ऑन द बर्डन टू अनदर पर्सन, देन हाउ कैन यू रिड्यूस योर लायबिलिटी? इट इज क्वाइट ऑब्वियस ना यार। ठीक है जी, ऐसे करके है जी। तो जो रेड वर्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये आपके रेड वर्डिंग्स यहां पर अमेंडमेंट का पार्ट है, वो बताया गया है। तो कुछ नहीं किया, नथिंग इन अमेंडमेंट, ये पहले भी था अभी भी है, बट थोड़ा शब्दों को ठीक से मैनेज करके लिखा गया है भैया जी। लो भैया, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर हम एक चीज पढ़ते थे कि जहां कूपन और वाउचर जैसी हमारी बातें होती थी, तो उसके बारे में ये कहा जाता था कि भाई अगर कूपन के अगेंस्ट, मान लो कूपन है और इस कूपन से हम खरीद सकते हैं मूवी टिकट, धुरंधर 2 खरीद सकते हैं अगर इससे हम, तो अगर इसके अंदर जो सप्लाई की जा रही है, अगर वो एक स्पेसिफिक सप्लाई है, तो द मोमेंट आपका वाउचर या कूपन इश्यू किया गया है, इश्यू के टाइम पर उसकी गर्दन पकड़ लेते थे, ठीक। लेकिन अगर उस कूपन के अगेंस्ट मल्टीपल चीजें ली जा सकती हैं,
नमकीन ले सकते हो हल्दीराम से, खाना खा सकते हो, मिठाई ले सकते हो, हैविंग मल्टीपल जीएसटी रेट। तो इश्यूएंस के समय नहीं पकड़ सकते हम, क्योंकि इश्यूएंस के समय नहीं पता कि अगेंस्ट विच गुड्स या सर्विसेज को रिडीम कराया जाएगा। एक्चुअल में जीएसटी वाउचर या कूपन पर है ही नहीं। अगर हम कुछ भी खरीदते हैं, सप्लायर यहां होता है, हम उसे कैश देते हैं, कूपन देते हैं या वाउचर देते हैं, व्हाटएवर। कूपन या वाउचर पर टैक्स नहीं है, इसके अगेंस्ट जो सप्लाई की जाती है उस पर टैक्स है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमें पता है कि यह सप्लाई होगा इसके अगेंस्ट में, तो एडवांस में ही मांग ले रहे हैं। जैसे कूपन इश्यू हुआ, दे दे भैया टैक्स दे दो। अबे सप्लाई, जिस सप्लाई पर टैक्स लग रहा है एक्चुअल में, उसकी सप्लाई से पहले ही भाई साहब टैक्स मांगने आ गए। यह गलत है, यह गलत है भाई। जिसपे आपको जो मान लो मूवी आई, तो मूवी शुरू होने दो, देखने तो दो, एक्चुअल में हमें भोगने दो मूवी को। अबे तब लेना, सप्लाई तो होने दो। तुम पहले ही उठा के चल दी भाई साहब। दूसरा ये बड़ा कलेश पड़ रहा था, डिस्प्यूट चल रहे थे कि क्या स्पेसिफिक, क्या मल्टी सप्लाईज, क्या एंड ऑल। सरकार ने कहा ऐसी की तैसी, ये जो प्रोविजंस थे इनको काटा मार दिया, सेक्शन 12 और 13 में काटा मार दिया। और क्या कहा कवि ने, अगर ये प्रोविजंस वहां से कट गए तो वाउचर और कूपन का अब टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? अरे बाय डिफॉल्ट होगा। कूपन और वाउचर पे जीएसटी है ही नहीं, जीएसटी इसके ऊपर जो सप्लाई यहां से हो रही है। तो जब ये सप्लाई होगी तब आपका जीएसटी यहां पर आएगा, तब आपका टाइम ऑफ सप्लाई यहां पर आएगा। मतलब ये आसान भाषा में जब कूपन रिडीम करा रहे हो गया, हाय 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 हाय, अब सारा का सारा जीएसटी टाइम सप्लाई आपका भाई साहब रिडम्पशन पर लिंक कर दिया। द मोमेंट आप अपने कूपन को रिडीम कराओगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आएगा। पहले इश्यू पर था, अगर स्पेसिफिक है तो, स्पेसिफिक नहीं है तो रिडम्पशन से लिंक था। अब सारा रिडम्पशन से हो गया इस प्रोविजन के हटते। क्या कहता कवि? द प्रोविजन हैज बीन ओमिटेड, ये वाले जो थे। प्रॉब्लम वॉज, ये आपके अंडर सेक्शन 12 और 13 दोनों में था ना, गुड्स के लिए भी और सर्विस के लिए भी था, कट गया। प्रॉब्लम वॉज like which supply is specific or multiple, and in reality GST is not liable on voucher या coupon, rather GST is payable on supply of those goods or services which is taken against the voucher. Voucher just like a mode of payment की तरह इस्तेमाल किया जाता है भैया। So time of supply will be the date। अब क्या होगा? Now अब क्या होगा? Now time of supply will be the date when supply of goods या services made, that is voucher is redeemed। Now it is very very simplified। इसे आसान यहां पर कर दिया गया है मालिक, वेरी सिंप्लीफाइड इसे यहां पर कर दिया गया है। ठीक है जी। तो अब कूपन वाउचर सब रिडम्पशन से लिंक हो गए हैं। इश्यूएंस के समय अब कुछ भी टैक्स लगने वाला नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर के अंदर हम एक बात पढ़ते हैं क्या, तो ये पढ़िए जरा, यहां से शुरुआत करेंगे, डी पॉइंट को पढ़िएगा। डी पॉइंट को 17(5) डी को पढ़ेंगे। डी में हम जानते हैं कि कोई भी बिल्डिंग मटेरियल शेटेरियल आप अगर लेकर आते हो, उसका आपको आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इन जनरल आईटीसी नहीं मिलता है। इन जनरल आईटीसी उसका हमें नहीं मिलता है। लेकिन 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 हम आईआरएस पर्पस के लिए देखें तो आईआरएस वालों को आईटीसी मिल जाता है। क्या है आईआरएस? इंस्टॉलेशन ऑफ कैपिटल गुड्स है, रिपेयर मेंटेनेंस है, या सिमिलर सप्लाई देने के लिए हम यूज कर रहे हैं तो मिल जाता है। इंस्टॉलेशन ऑफ कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है? इंस्टॉलेशन ऑफ कैपिटल गुड्स का मतलब होता है आपका प्लांट मशीनरी। जैसे हम बोलते थे ना कैपिटल गुड्स, तो प्लांट मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी या प्लांट और मशीनरी। यहां बस एक शब्द का बदलाव किया गया है। पहले यहां पर और लिखा हुआ था और, अब उसको एंड कर दिया गया है। क्या फर्क पड़ा और को एंड बनाने से? प्लांट और मशीनरी वर्सेस प्लांट एंड मशीनरी, क्या फर्क आएगा? देखिए, समय बचाया आपका पूरा मैंने। प्लांट और मशीनरी, यहां प्लांट एंड मशीनरी वाइड है, चाहे तो प्लांट बनाओ तब भी बिल्डिंग मटेरियल वगैरह से प्लांट बनाया आईटीसी मिल जाएगा, या मशीनरी के इंस्टॉलेशन में लगाया फिर भी मिल जाएगा। अब प्लांट और मशीनरी के में लगाओगे तो मिलेगा, ज्वाइंट कर दिया। चक्कर क्या था कि प्लांट वर्ड जो है ना, प्लांट, इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सिविल स्ट्रक्चर्स और कुछ केसेस में तो बिल्डिंग को भी
प्लांट बोल दिया गया है। इनकम टैक्स के अंदर कुछ मामलों में सिविल स्ट्रक्चर्स अपने हो गए, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज है प्रैक्टिकली, सिविल स्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह इनकम टैक्स के मुताबिक उसे प्लांट वर्ड में शामिल कर लिया है। तो अब जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट किया प्रियाजू में, देसी घी बनाते हैं, वेबसाइट priyaju.com, तो उसका मैंने वो मिल्क प्लांट है, बेसिकली मिल्क प्रोसेस होता है, तो फैक्ट्री शेड बिल्डिंग वगैरह बनाई है, तो उस पूरे को प्लांट में कवर करूंगा मैं, पूरे सिविल स्ट्रक्चर को, ओनली मशीनरी को नहीं करूंगा भाई। प्लांट लगाया, मिल्क प्लांट है, मैं तो पूरे को पकड़ूंगा, फैक्ट्री प्रमाइस को भी पकड़ूंगा। तो फैक्ट्री प्रमाइस बनाने में सीमेंट सरिया वगैरह जो मैंने लिया है उस सब का आईटीसी क्लेम करूंगा मैं, तो गलत नहीं हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ओनली प्लांट नहीं, प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए। द मोमेंट आई टॉक अबाउट प्लांट एंड मशीनरी, उसको जोड़ते हैं, झंड करते हैं दोनों को, तो सिर्फ अब फोकस जाता है कि उस पूरे मिल्क प्लांट के अंदर जो मशीनरीज लगी हुई हैं, इंटीग्रेटेड लगी हुई हैं मशीनरीज, उन्हीं की बात हो रही है जो प्रोडक्शन में यूज हो रही हैं। फैक्ट्री प्रमाइस या फैक्ट्री शेड की बात नहीं कर रहा है। तो प्लांट एंड मशीनरी जो है ना, ये मूवेबल प्रॉपर्टी की तरफ इशारा कर रहा है कि भाई ये मूवेबल होती है प्रॉपर्टी, जबकि प्लांट और मशीनरी, तो वहां पर प्लांट खतरनाक शब्द है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी भी प्लांट की डेफिनेशन में आ जाती है। इसलिए सरकार ने एंड करके यहां पर चीजों को ठीक किया है, और जो अनयूजुअल अनएथिकल तरीके से आईटीसी लेने की कोशिश कर रहे थे उन पर नकेल कस दी है। तो क्या बोलते हैं, वाइड है एंड कंफ्यूजिंग था, ये नैरो है और डिफाइंड है, प्लांट एंड मशीनरी। कोई भी वर्ड इंपैक्ट क्या है, कोई भी एक चलेगा, इधर प्लांट और मशीनरी, यहां पर एक नहीं चलेगा, यहां पर भैया कंबाइंड ही चलेगा। यहां पर ज्यादा चीजें कवर हो जाती थी, क्या तो प्लांट में होगी या मशीनरी में होगी, लेकिन वहां पर कम चीजें कवर होंगी अपनी। कोर्ट में अलग अलग व्यूज चल रहे थे, कोई कहते प्लांट ये प्लांट वो, लेकिन अब तो क्लियर एंड फिक्स्ड मामला है। प्लांट और मशीनरी होने के चलते ज्यादा आईटीसी लोग क्लेम कर पा रहे थे, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी होने से अब आईटीसी को बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी यही था, लेकिन वहां पर ये वर्ड एंड पहले से मौजूद था, यहां नहीं था, यहां पर भी मौजूद करा दिया गया है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ये एक्सप्लेनेशन यहां पर ऐड कर दी है, आप देख सकते हैं, देखना चाहो तो। आगे आता है आईटीसी के चैप्टर में अगला जो चेंज है वो है आपका आईएसडी कंसेप्ट के अंदर। चेंज कुछ नहीं, एक छोटी सी बात ऐड ऑन हुई है, जो छोटी सी एक भूल थी उसको सुधारा गया है। ये जो गोला आप देख रहे हैं सिर्फ यही ऐड ऑन हुआ है। क्या मतलब है इसका, देखिए ये आईएसडी होता है, ये थर्ड पार्टी है, ईएस के यूनिट से हैं, नंबर 1 पर आकर थर्ड पार्टी। आईएसडी के इन बच्चों को सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, गुड्स की बात नहीं करते, सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, और बिल फाड़ देती है आईएसडी के नाम पर। उस बिल में जीएसटी लगा हुआ होता है, या आरसीएम है तो भैया फिर तो अलग बात होगी। तो यहां जीएसटी चाहे एनसीएम के अंदर फॉल कर रहा हो या आरसीएम के अंदर फॉल कर रहा हो, एनसीएम आरसीएम से घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो भी है वो आगे यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बच्चों के अंदर। ये तो कॉस्ट के साथ थ्रो करेगा जो भी जीएसटी पीछे से लग के आया है। अब बच्चों की अपनी काबिलियत होती है कि वो बुक कर पाते कि नहीं कर पाते, बिकॉज आईटीसी को बुक करने के लिए सेक्शन 16 ने 12 कंडीशंस का एक सेट बनाकर दिया है। अगर ये यूनिट्स उन 12 कंडीशंस को पूरा कर पाती हैं तो फेंके हुए आईटीसी को जरूर ये कैच कर पाएंगे। अमेंडमेंट क्या है, कुछ नहीं, अमेंडमेंट बेकार की बात है। एनसीएम का जीएसटी हो या आरसीएम के अंदर जीएसटी लगाया हो यहां थर्ड पार्टी ने, तो आरसीएम के लिए रेफरेंस बस सेक्शन 93 और 94 जो कि सीजीएसटी एक्ट के हैं उन्हीं का रेफरेंस था। लिखना भूल गए थे कि आईजीएसटी भी तो हो सकता है ना आरसीएम के अंदर, तो सेक्शन 53 और 54 ऑफ आईजीएसटी एक्ट जो कि आरसीएम की बात करते हैं, यानी कि जो 93 और 94 में लिखा है आईजीएसटी के सेक्शन 53 54 में लिखा है। आसान भाषा में अगर क्रक्स देखोगे आप तो क्या, द क्रेडिट ऑफ सर्विसेज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज अंडर सीजीएसटी एज वेल एज आईजीएसटी रिसीव्ड बाय आईएसडी कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि आईजीएसटी जो आरसीएम का है उसे भी नॉर्मल तरीके से बांट सकता है। तो ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये कुछ भूल हो जाती हैं, ह्यूमन बिहेवियर है, भूल तो हो जाती है इंसानों से भूल होती है, तो वो भी बांटा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसी बात का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जहां जहां पर ये रेफरेंस आए थे कि आरसीएम अंडर 9394, तो 9394 के पीछे सेक्शन 20 में
और रूल 39 के अंदर जहां जहां नीड थी वहां वहां ये रेफरेंस डाल दिया गया है। ठीक, आसान भाषा में यही है, एक लाइन का क्रक्स है कि थर्ड पार्टी से जो बिल आ रहा है, आईजीएसटी के अंदर आ रहा है, आरसीएम लग रहा है, तो वो भी आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अगर मैं ये ना बताता तब भी आपकी अंडरस्टैंडिंग यही थी। हाँ बोलो हाँ। अब चलें आगे। अच्छा, आगे आता है सर्कुलर। सर्कुलर के 3 पार्ट यहां पर मालिक आपके ये दिए गए हैं। तो 3 केस कुछ इस तरह से हैं। एक बात बताओ, जैसे ये यहां है प्रियाजू, जिसमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं एंड बाकी किचन संबंधी प्रोडक्ट भी हैं। फ्लैगशिप आर्टिकल देसी घी है। तो ये है हमारा एक कोई डिस्ट्रीब्यूटर शिव ट्रेडर करके है। हमने यहां इनको जो सप्लाई करनी थी कर दी, 1 लाख प्लस 5,000, 1,05,000। लेटर ऑन ड्यू टू सम इश्यू कुछ समस्या आई और एक पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट यहां पर 10,000 रुपए का इन टोटल इज गिवन टू शिव ट्रेडर बाय वे ऑफ इशूइंग। समस्या आई कोई लेटर ऑन और एक 10,000 का क्रेडिट हमने उनको दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। बेसिकली डिस्काउंट को पास ऑन करने के लिए क्या चाहिए होगा? क्रेडिट नोट चाहिए होगा। क्रेडिट नोट होते हैं 2 तरीके के, एक होता है जीएसटी क्रेडिट नोट, एक होता है फाइनेंशियल या कॉमर्शियल कह लो, फाइनेंशियल ऑब्लिक कॉमर्शियल क्रेडिट नोट। अब दोनों क्रेडिट नोट के इश्यू करने पर जीएसटी पर क्या इंपैक्ट आएगा? जीएसटी क्रेडिट नोट की बात करते हैं अंडर सेक्शन 34 में, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि 10,000 का दिया ना आपने डिस्काउंट, तो 10,000 को ऐसे डिफाइन कर दिया। इसमें जो सप्लायर है उसकी लायबिलिटी 476 से कम हो जाएगी और करस्पॉन्डिंगली शिव ट्रेडर रेसिपिएंट का आईटीसी भी उतने से कम हो जाएगा। अगर फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट दिया है, जो कि बेसिकली बुक एडजस्टमेंट के लिए होता है, ओनली बुक एडजस्टमेंट के लिए, और इससे जीएसटी की एडजस्टमेंट होती इस वाले से, वो दिया है तो 10,000 का बना के दे देंगे। क्या सप्लायर की लायबिलिटी पे इफेक्ट आएगा? नो। रेसिपिएंट आईटीसी पे नो। तो जहां संबंध अच्छे होते हैं, प्यार मोहब्बत है, भाईचारा है, तो वहां ज्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करते। ना तो हम अपना जीएसटी कुछ कट कर रहे हैं, ना उसको फोर्स कर रहे हैं कि वो अपना आईटीसी रिड्यूस करे। वो व्यक्ति हमारे लिए काम कर रहा है, हमारा सामान बेच रहा है, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, आप उसको बोलोगे तो अपना आईटीसी रिड्यूस करिए। वो मतलब हमारे प्रोडक्ट में शायद कुछ कमी आई होगी तो हमें डिस्काउंट देना पड़ा, उसको आईटीसी रिड्यूस करवा रहे हैं। हमने कहा हम भैया नहीं, क्रेडिट जीएसटी क्रेडिट नोट नहीं दे रहे, हम तो ये सिंपल सा फाइनेंशियल वाला दे रहे हैं। तो रिमेंबर माई भूरा, फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट से जीएसटी का कोई ताल्लुकात नहीं है। इश्यू नंबर 2 अंडर द सर्कुलर, क्या ये मैन्युफैक्चरर है, पहली ट्रांजैक्शन हुई, शिव ट्रेडर को घी बेच दिया 100 + 5 का, ये आ गया। इसने आगे 120 का बेच दिया और जीएसटी लगा दिया 6 रुपए का। ठीक, लेटर ऑन फाइनेंशियल क्रेडिट नोट यहां पर इश्यू किया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूटर टू सेल गुड्स टू कस्टमर एट डिस्काउंटेड प्राइस। हमने कहा अपने ये हमारा जानने वाला है, ये कस्टमर हमारा नोन था, नोन टू मैन्युफैक्चरर, लेकिन उस एरिया में था जहां शिव ट्रेडर था। हमने कहा भैया उसको जरा थोड़ा डिस्काउंट दे दो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भाई साहब मैं कैसे दे दूं डिस्काउंट? हमने कहा हम करा देंगे ना, क्या चिंता करते हो, हम आपको एक फाइनेंशियल क्रेडिट नोट देते हैं। हमने एक फाइनेंशियल क्रेडिट नोट शिव ट्रेडर को दे दिया और कस्टमर को डिस्काउंटेड प्राइस पर हमने वो काम करा दिया, दिलवा दिया प्रोडक्ट। मुझे बताइए क्या यहां पर सप्लायर की लायबिलिटी पे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा? रेसिपिएंट की लायबिलिटी, अरे फाइनेंशियल क्रेडिट नोट है वे। चलो दूसरा केस इसी के अंदर, इस बार मैंने सीधा कस्टमर से बात करी कि ठीक है मैं तुम्हें दिलवाता हूं। कैसे, क्या हुआ? ये ट्रांजैक्शन पहली वाली हो गई है अभी। लेटर ऑन यानी कि आफ्टर ट्रांजैक्शन नंबर 1, मैन्युफैक्चरर मेक एन एग्रीमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑफ ₹10। किसके साथ में किया? एग्रीमेंट किया इन्होंने किसके साथ में? मेक एन एग्रीमेंट ऑफ डिस्काउंट विद एंड यूजर के साथ में, मतलब जो कस्टमर है बेसिकली, कस्टमर से डायरेक्ट एग्रीमेंट किया कि हम आपको डिस्काउंटेड रेट पर। और होता है, अब जैसे मेरा प्रियाजू देसी घी है, ओके, अब सपोज करो फैक्ट्री है आपकी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर खुर्जा में, ओके, हेड ऑफिस गाजियाबाद यूपी में हो गया। अभी हरियाणा के अंदर मेरा कोई नॉन व्यक्ति है कस्टमर, वहां पर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो मेरा जो नॉन व्यक्ति है एंड यूजर,
अब वो यहां तो आएगा नहीं यूपी सामान लेने के लिए मेरे से, वो कहेगा भाई सही से लोकल से दिलवा दो, मैं उसे वहां से दिलवाऊंगा। जब मैं वहां से दिलवाऊंगा तो मैंने एंड यूजर से एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है मैं आपको डिस्काउंट दिलवा रहा हूं, लेकिन मैंने इसकी खुशामद नहीं करी डिस्ट्रीब्यूटर की। हमने कहा रुको जरा कुछ करते हैं। जब शिव ट्रेडर पर वो लेने के लिए आया सामान, तो जो प्रोडक्ट 120 का था, हमने कहा शिव ट्रेडर से भाई सुन तू 110 पक उठा वहां से, 10 रुपए तुझे हम दे रहे हैं, तो नगद दे रहे हैं या क्रेडिट नोट पकड़ा रहे हैं तुझको हम, 10 रुपए तुझे हम यहां पर दे रहे हैं, 10 हमने दिए। मुझे बताइए असेसेबल वैल्यू क्या रहेगी? क्या इस 10 रुपए को देने से कोई जीएसटी फर्क आएगा? नहीं। ये 10 रुपए जो है ना भाई साहब, जीएसटी 120 पर ही आएगा। 10 रुपया जो है ये पार्ट ऑफ कंसिडरेशन ही है। ऐसे मानो आसान भाषा में जैसे कि नॉन गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी हो, यही तो होता था। अगर हमें कोई नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी तो उसमें क्या करते थे, उतना तक बायर से कम लिया, उसने वहां दे दिया, तू भी आ और तू भी आए, रेड वाला दोनों को जोड़ा और जीएसटी भर दिया। वेरी सिंपल। तो इसमें भैया यहां से लिया, इसमें यहां से लिया, कंसिडरेशन कितना होगा 120 रुपए, और जीएसटी भी आपका 120 के हिसाब से निकल के आएगा। अच्छा, कुछ ज्यादा चतुर और चंट चालाक जो लोग होते हैं, चतुर चंट चालाक, उनके दिमाग में क्या ख्याल आता है, मतलब 10 रुपए इसने इसको दिए तो मतलब शिव ट्रेडर सप्लायर बन गया, रेसिपिएंट बन गया मैन्युफैक्चरर। अरे वेदर इट कैन बी इंटरप्रेटेड लाइक शिव ट्रेडर इज सप्लायर एंड रेसिपिएंट इज द मैन्युफैक्चरर, और ये एक 10 रुपए के लिए लाइक मतलब ये एक इंडिपेंडेंट सप्लाई है। क्या ऐसी इंटरप्रिटेशन ली जा सकती है कि 10 रुपए की अरे नहीं रे, वो जो सप्लाई हो रही है उसी का हिस्सा है, अलग से कोई इंडिपेंडेंट सप्लाई नहीं है, बिग नो, ऐसा बोल देते हैं। अगले पॉइंट पर बोलता है क्या भला, जिससे कभी कभी क्या होता है, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर, मैन्युफैक्चरर आया, मैं मैन्युफैक्चरर में बात को फील कर सकता हूं इसको। मैन्युफैक्चरर अपनी सेल बढ़वाने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा कम दाम पर माल ऑफर करता है कि थोड़ा एड शेड चला लो यार, कुछ मतलब थोड़ा प्रमोशन करो, होर्डिंग वोर्डिंग कुछ देख लो यार, मतलब लोकल एरिया में कुछ फ्री सैंपलिंग कर लो, होर्डिंग लगवा लो, एडवर्ट करा लो यार, जिससे कि डिमांड थोड़ी सी बढ़े। डिस्काउंट दे दिया। अब जैसे ही 100 का माल हमने 90 में दिया तो कुछ चतुर चंट चालाक लोग आए, उन्होंने कहा ओहो 10 रुपए की एडवर्टीजमेंट सर्विसेज गिवन बाय डिस्ट्रीब्यूटर टू मैन्युफैक्चरर। वो कह रहे हैं 2 ट्रांजैक्शन हो गई, वो कह रहे हैं ये तो 100 की है ही है ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन यहां से 10 रुपए की हो गई, ऐसे करके 100 रुपए की ट्रांजैक्शन मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर, और दूसरी ट्रांजैक्शन में एडवर्टीजमेंट की सर्विस फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर टू मैन्युफैक्चरर। अरे या फिर एक ही ट्रांजैक्शन है 90 रुपए की, मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर। भाई साहब अब खुदा के बंदे, भैया एक ही ट्रांजैक्शन है 90 रुपए की, मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर। आगे समझ में आगे जी। पता नहीं कहां से ऐसे लोग आ जाते, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं जो इतना सोचते हैं ज्यादा। ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, ये वो वाले लोग हैं। पोस्ट सेल डिस्काउंट है, गिवन बाय मैन्युफैक्चरर है टू डिस्ट्रीब्यूटर है, टू प्रमोट सेल 10 रुपए दे दी। Whether it can be called as advertisement services, मम्मी given by the distributor to manufacturer। अरे नहीं रे, हाँ अगर ऐसा हो तो कि जो चल रहा है इनके बीच में चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर से मैन्युफैक्चरर एक स्पेसिफिक सेपरेट एग्रीमेंट करता है कि आप मेरे लिए एडवर्टीजमेंट प्रमोशन एक्टिविटी करो, आई विल पे फॉर यू इतना अमाउंट फॉर दिस काइंड ऑफ सर्विस। अगर एक्सप्लिसिटली ऐसा हो रहा है अंडर ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, देन इट कैन बी कॉल्ड एज ए सेपरेट ट्रांजैक्शन। व्हाट इफ क्या होगा, व्हाट इफ there is an specific contract between manufacturer and distributor for advertisement activities, then it can be called as a separate transaction for या फिर तो हो जाएगा भाई साहब, फिर हो जाएगा, दिक्कत वाली बात कोई भी नहीं है। अगला चैप्टर है फाइलिंग ऑफ रिटर्न का, सेक्शन 38 छोटा सा चेंज किया गया है। क्या भला, सेक्शन 38 अपना उसका है जिसमें हमें वो 2B दिखता है ना, हमारे जो वेंडर है वो भाई साहब GSTR 1 फाइल करता है, फिर हमारे पास 2B आता है जहां पर क्रेडिट देखते हैं अपना, मैंने जीएसटी पोर्टल पे दिखा रखा है आपको, उसके आधार पर हम क्रेडिट लेते हैं। तो क्या किया गया है, हुआ यह है कि दरअसल यहां पर पहले लिखा होता था N2B के लिए बोलते थे ऑटो जनरेटेड डॉक्यूमेंट, क्या बोलते थे, 2B के लिए बोलते थे ऑटो जनरेटेड डॉक्यूमेंट।
अब जो ऑटो जेनरेटेड वर्ड है वो हटा दिया, अब से टू बी के लिए स्टेटमेंट वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो क्या अब टू बी ऑटो जनरेट नहीं होगा? क्या वो हाथ से बनाया जाएगा? क्या अधिकारी टाइप करेगा उसे? क्या सिस्टम द्वारा नहीं बनाया जाएगा? बनाया जाएगा। बनाएगा तो सिस्टम ही, होगा तो ऑटो जनरेट ही, लेकिन अब उसमें एक टप्पा खिला दिया है। क्या खिला दिया? टप्पा। जैसे पहले मान लीजिए आपका ये GSTR1 है, ये फाइल हुआ, और ये आपका 2B है, तो इसको सीधा कॉपी पेस्ट मार दिया। क्या मार दिया? कॉपी पेस्ट। क्या मैं ऐसा कह दूं कि GSTR1 की मिररिंग हो रही थी GSTR2B में? मतलब इसका मिरर था ये 2B। क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, मिरर था। अब क्या किया है उन्होंने, ये तो ओल्ड पोजीशन थी, नए में क्या किया है भैया, यहां से लेकर आइए, ठहरो, रुको, यहां पर कहा रुको, यहां पर टप्पा खिलाया, रुको, फिल्टर करो, फिल्टर करो, फिल्टर। कौन सा आईटीसी मिलना चाहिए, कौन सा नहीं मिलना चाहिए, क्या है, किसको रेड फ्लैग लगाना है, कौन रिस्की है, कौन नहीं है, अब दो उसको। अब यहां जो इसको मिलेगा ना, वो फिल्टर्ड 2B मिलेगा, एक चेक पॉइंट के बाद। ओहो हो, टप्पा खा के आएगा वो। तो अब फुल्ली ऑटोमेटिक नहीं है कि लिया कॉपी पेस्ट मार दिया, अब उसमें बीच में एक चेक पॉइंट बना दिया गया है। कवि ने क्या लिखा है, भावनाओं को समझिए। अर्लियर 2B was mere mirror of GSTR1, like copy data from GSTR1 and put in 2B, that's it. Now 2B become smart. Copy data from GSTR1, put in 2B, okay, and filter data like clearly allow ITC. किस किस का clearly allow होगा, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस रिस्की मोड पर हैं। ऐसे मानो जैसे नाउ 2B विद AI इनबिल्ट हो गया है, इसमें AI इनबिल्ट कर दिया है आपने, ऐसे मानो। इट विल हेल्प रेसिपिएंट इन अवेलिंग एंड यूजिंग करेक्टली एलिजिबल ITC। क्या होता था, जैसे मान लीजिए आपका कोई कॉपी पेस्ट हो गया, आपने उठा के सारे ITC बुक कर लिए, बाद में पता लगा भाई साहब इसके लिए तो आप एलिजिबल थे ही नहीं, या आपके सप्लायर ने पे नहीं किया है, या वो भाग गया है, कुछ भी हो गया, व्हाटएवर, क्योंकि आपको बैकएंड का नहीं पता ना पीछे क्या हो रखा है। फिर क्या होता था, यू विल हैव टू रिवर्स योर ITC विद इंटरेस्ट लायबिलिटी एंड लिटिगेशंस आल्सो देयर। सो आपका इंटरेस्ट ना लगे फालतू का भविष्य में, आपके रिवर्सल्स ना हो, आपके लिटिगेशंस ना पड़े, इसलिए AI बेस्ड एक फिल्टर यहां पर बीच में जोड़ दिया गया है जो आपको क्लियरली गाइड करेगा, बेटा इसे ले ले, इससे मत ले, रिस्की है, फंस सकता है तो इसमें आके ना। तो अब व्यक्ति क्या करता है, क्लीन ITC लेता है, एक फिल्टर्ड ITC आज की डेट में क्लेम कर रहा है, जिसके रिवर्सल के चांसेस ना के बराबर होंगे। It will help recipient in availing using correctly eligible ITC and interest load और litigation उसके अब नहीं होंगे। Now recipient book use filtered ITC या clean ITC की बात करके चलेगा। इसी के साथ रिफंड का चैप्टर है आपका, सोना सा चैप्टर है आपका। ये रूल्स हैं, रूल बेस्ड चीजें अक्सर नहीं पूछी जाती हैं, बट फिर भी अब बताया है तो बताना पड़ेगा, और जो बताने जा रहा हूं वो कुछ नया भी नहीं है। रूल नंबर 91 को सब्स्टिट्यूट किया गया है प्रॉपर वर्डिंग्स के साथ में। पूरा पढ़ने के बाद आप यही बोलेंगे, सर हम पहले भी तो यही करते थे। हाँ, पहले थोड़ी ड्राफ्टिंग आड़ी तिरछी थी, अब इसको ठीक कर दिया गया है, अलाइनमेंट कर दिया गया है। तो जो आपने पढ़ा है वही सब है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। प्रोविजनल रिफंड की बात कब करी जाती है? नॉर्मली एक्सपोर्टर लोग होते हैं, अब एक्सपोर्टर को तो इंसेंटिव देने पड़ते हैं ना भाई साहब, तो 90% तक का इनको अपना प्रोविजनल बेस पर तुरंत रिफंड दे दिया जाता है, जल्द से जल्द दे दिया जाता है, ताकि उनकी वर्किंग कैपिटल के इश्यूज ना आए, थोड़ी हेल्प है ये। लेकिन एक कंडीशन ये है कि पिछले 5 सालों में आपने 2.5 करोड़ का कांड ना किया हो, पिछले 5 सालों में आपने कोई 2.5 करोड़ वाला कांड ना किया हो एविजन का। अगर कर रखा है तो आप तो फ्रॉडी आदमी है, हम आपको प्रोविजनल बेस पर रिफंड जो देते हैं वो नहीं दे सकते, सॉरी। रोल ऑफ प्रॉपर ऑफिसर, अगर सब कुछ ठीक ठाक है, रिस्क वगैरह को चेक करते हुए RFD 04 के अंदर ऑर्डर पास करेगा 7 दिन के भीतर भीतर, एक्नॉलेजमेंट के 7 दिन के भीतर भीतर। एक्नॉलेजमेंट मतलब आपने अपनी चिट्ठी डाली और वहां से एक्सेप्टेंस मिल गई तो वो एक्नॉलेजमेंट होता है।
तो उसके 7 डेज के भीतर दे देंगे आपको फटाफट। तेजी से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या अधिकारी मना भी कर सकता है? हाँ हाँ, अगर कुछ रीजंस दिख रहे हैं उसे, आपके ऊपर ट्रस्ट का थोड़ा फैक्टर कम आ रहा है, कुछ और सर्कमस्टांस दिखाई दे रहे हैं, तो रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग वो आपके इसको डिनाई कर सकता है। ठीक है जी। और किन किन को रिफंड नहीं दिया जाएगा, कौन कौन यहां पर नहीं आएंगे कि ये गलियां ये चौबारा यहां आना ना दोबारा। कौन? वही छटे हुए पान सुपारी, अरेका नट्स, सुपारी हो गई, पान मसाला हो गया, टोबैको हो गया। एक नया और मुर्गा फंसाया यहां पर आकर, असेंशियल ऑयल्स, बड़ा कारोबार है इसका भी और अच्छा झोल होता है इस कारोबार के अंदर। गवर्नमेंट ने कहा अगर आप ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जो प्रोविजनल रिफंड के आप हकदार नहीं है, सॉरी, हम आपके पूरे इन्वेस्टिगेट इंटरोगेट करेंगे, उसके बाद ही आपको फाइनली जो जैसे सबका बनता है आपका बनाया जाएगा। प्रोविजनल रिफंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि जहां जहां इनके तंबाकू पान मसाला वगैरह आते हैं, फैमिली अलग है, ये तो कांड वाली फैमिली है, ये इनका ट्रीटमेंट हमेशा से अलग होता रहा है। ठीक है। चैप्टर पेनल्टीज का, इसमें बोलते हैं सेक्शन 122B करके है, वही अपना UIM वाले हैं। UIM वाले मैंने आपको जैसे बताया UIM के बारे में कि ये टोबैको पान मसाला वगैरह वगैरह, इनके ऊपर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग करी जाती है। इसके लिए जब डेफिनेशन देखते हैं तो सेक्शन 148 का रेफरेंस आता है। ये आपका सेक्शन 148A सेक्शन आपका यहां पर आता है मालिक, और उसी के अंदर ये रिक्वायरमेंट जताई गई है कि भाई साहब बाबूजी देखो ये आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग यहां पर करनी होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही कि पान मसाला टोबैको एटसेट्रा जो चीजें हैं इनको शुरू से लेके एंड तक पूरी सप्लाई चेन को ट्रैक करना, कौन क्या कहां कैसे, सबके रिकॉर्ड चेक किए जा सकते हैं, सबके अपने QR कोड बार कोड जो भी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगाया गया सभी स्कैन करते हैं, हम भी स्कैन करके देख सकते हैं, वो भी स्कैन करके देख सकते हैं, कौन कहां से आया, क्या करा, कैसे हुआ, पूरी जर्नी उसके अंदर लिखी हुई होती है। तो यहां से शुरुआत हुई थी बेसिकली UIM की, फिर डेफिनेशन आई उसकी UIM की, उसके बाद फिर पेनल्टी आने वाली है, वो बताऊंगा अभी आपको। तो शुरुआत बेसिकली यहां से थी। ऑब्जेक्टिव, ट्रैक गुड्स इन एंटायर सप्लाई चेन, प्रिवेंट टैक्स इवेजन, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रोल। यस, यही पढ़ा हमने। पावर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में नोटिफाई स्पेसिफिक गुड्स, वही पान मसाला टोबैको, नोटिफाई पर्सन या क्लास ऑफ द पर्सन जो उसमें डील करते हैं, यानी कि जो ट्रेडर शेडर है ना, इसके मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, ये वो, यानी कि पूरी चेन, कंप्लीट चेन यहां पर कवर कर ली इन्होंने कि भैया आपके यहां पर सब आकर जो भी है जांच पड़ताल हो सकती है। सिस्टम, गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस UIM, QR कोड बार कोड वगैरह, हालांकि ये लगाएगा तो मैन्युफैक्चरर ही, लेकिन रिकॉर्ड वगैरह सबको मेंटेन करना पड़ेगा। ट्रेडर के यहां आकर भी हम चेक कर सकते हैं भाई साहब ये माल कहां से आया है, कब आया है, क्यों आया है, क्या मैटर है। QR कोड बार कोड एटसेट्रा। इनेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा, हाँ इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज ऑफ डेटा मेंटेन करना है आपने, और आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस आगे कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्संस, आपको क्या करना है, स्पेसिफाइड पर्सन शेल अफिक्स करेगा UIM, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर है, फर्निश करेगा डिटेल्स एंड मेंटेन करे, अच्छा डिटेल भी बताएगा उसको और इसका रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करके चलेगा, मशीनरी की डिटेल प्रोवाइड कराएगा। दरअसल यहां जो पैकेजिंग मशीन होती है ना, उस पर ज्यादा फोकस होता है। अगर मेरे पास 10 पैकेजिंग मशीन है और एक पैकेजिंग मशीन की कैपेसिटी एक दिन में 10,000 पाउच पैक करने की है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर लेते हैं कि इस फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है। और अगर ये दिखा रहे हैं भाई कैपेसिटी 1 लाख पाउच करने की, बता रखा भैया 5,000 हमने पाउच किए हैं पैक, तो थोड़ा दया गड़बड़ है। तो फैक्ट्री तो भैया फुल लेवल पे चलेगी नॉर्मली अपनी, लेकिन अगर कम लेवल पे चल रही तो क्यों, क्या, कैसे, तो वहां से वो अब कैपेसिटी पूछते हैं, आइडेंटिफिकेशन, कैपेसिटी, ड्यूरेशन, कब से यूज कर रहे हो, क्या मैटर है, और कुछ फीस वगैरह का प्रोविजन भी यहां पर बनाया जा सकता है, बट अभी तक क्लैरिटी इसके ऊपर नहीं दी है। तो इस तरह से यहां से सेक्शन आपका जुड़ा था। फिर सेक्शन 2 के अंदर जाकर UIM की प्रॉपर डेफिनेशन दी गई कि QR कोड वगैरह जो भी है नॉन रिमूवेबल हो, डिजिटल हो एंड ऑल, वैसे करके था। अब यहां कह रहे हैं कि सुनो हमारी बात, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, पान मसाला टोबैको वाले आप हैं और आपने हमारी आज्ञा को नहीं माना, तो तुम्हारी अस्तेसी 10% और 1 लाख जो दोनों में अधिक होगी उतने तक की पेनल्टी आपके ऊपर ठोक दी जाएगी। 10% ऑफ टैक्स पेबल जो बनता था आपका, उसका यहां पर लिया जाएगा। इसके लिए सेक्शन 122B करके
नया सेक्शन ऐड कर दिया गया है, ताजा ताजा एकदम बढ़िया वाला। अपील का चैप्टर है। सेक्शन नंबर 107 के अंदर एक बात छोटी सी लिखी हुई है, जब खाली खाली पेनल्टी आपकी डिस्प्यूट में होती है तो वहां जो अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ता है वो था भाई साहब 25% ऑफ पेनल्टी। अब थोड़ी दया खा के, बाकी केस में था 10% का, अपना पहली अपील के 10% था ना, 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट, इसके लिए तो 25। क्यों, इसमें क्या खता कर दी भाई साहब, रिलैक्स किया गया, बैलेंस किया गया। टैक्स का डिस्प्यूटेड 10% होता तो यहां भी अपना 10% कर दिया गया है ये। पहले ये कंटिन्यूड था, अभी क्या बोला, सेक्शन 112 में आ गए। 112 में आके बोलते हैं कि 10% आपको और देना है, ये नया प्रोविजन ऐड किया है। ओहो, पहले इन दोनों में सेक्शन यहां पे लिखा था 25% देना है और यहां पर कुछ था ही नहीं, तो कुल मिलाकर इन टोटलिटी में 25% ही आगे कंटिन्यू करता था। अभी क्या किया, 10 यहां कर दिया और हार गए हो, आगे जाना पड़ रहा है तो 10 आपका यहां पर हो जाता है, तो कुल मिलाकर अब 20 है। पहले 25 था, अभी 10-10 कर दिया गया है। ठीक है, तो इतना आपको देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी बात सुनी जाएगी। ये रूल्स के अंदर है, जीके के लिए है आपके अमेंडमेंट, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। कि जैसे हम ट्रिब्यूनल के पास में जाते हैं अपनी अपील शपील लेकर, तो वहां पर प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट दी जाती थी पहले APL 02 फॉर्म के अंदर, और फाइनल एक्नॉलेजमेंट भी दी जाती थी APL 2 के अंदर। अभी फॉर्म का नाम चेंज कर दिया है, APL 2A का पार्ट ए में प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट है और APL 2 के पार्ट बी के अंदर यहां पर फाइनल एक्नॉलेजमेंट रख दी गई है। एग्जाम की दृष्टि से रेलिवेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो। सिमिलरली रूल्स, ये भी आपका जीके में ही आता है, जरूरी नहीं एग्जाम के लिए। सेम ट्रीटमेंट यहां पर दिया गया है कि भाई आपका जो प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट और फाइनल एक्नॉलेजमेंट, इसके फॉर्म के अंदर बदलाव किया गया है मालिक। एंड छोटी सी बात और बोली गई है, जैसे मान लीजिए मैं अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर अपील लेकर जा रहा हूं, तो जिस ऑर्डर के अगेंस्ट मैं जा रहा हूं वो ऑर्डर मुझे पोर्टल पे अपलोड करना होता है। हाँ, जिसके अगेंस्ट में जा रहा हूं कि भाई इसके अगेंस्ट मेरी अपील है जी। तो पहले क्या था, वो मुझे सेल्फ सर्टिफाई करना होता था, सेल्फ सर्टिफाइड ऑर्डर को अपलोड करते थे। अभी वर्डिंग चेंज कर दी गई है, उसको बोल दिया गया है कि आप सेल्फ अटेस्टेड ऑर्डर की कॉपी आप अपलोड करोगे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील। अब अंतर क्या है, ये तो पता होना चाहिए ना, अंतर क्या है। सेल्फ सर्टिफाइड भारी शब्द है, ये थोड़ा फॉर्मल सा है, जबकि सेल्फ अटेस्टेड इनफॉर्मल सा है, कैजुअल है। बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। प्रॉपर डिक्लेरेशन होती है, यहां पर साइन कर दो, बस घुग्गी मार दो, काम खत्म। ये एक लीगल या ऑफिशियल केसेस में इस्तेमाल होता है, ये तो कॉमन डॉक्यूमेंट है। सेल्फ अटेस्ट खुद ही साइन मार दिया कि ठीक है, मैं सिग्नेचर कर दी अपने, या कोई भी जैसे आप अपनी बैलेंस शीट वगैरह फाइल होती हैं, एनुअल स्टेटमेंट आपके फाइल होते हैं जैसे नॉर्मली, तो साइन होके जाते हैं, तो वैसे ही आपको सेल्फ अटेस्ट करके चलना है। तो ईज दिया है, कोई मुश्किल नहीं, कहीं ईज दिया है आपको, चल ठीक है जी। सेक्शन 110A है रूल नॉट रेलिवेंट। 100 जी के, बस ये जी के, ये रूल्स वाली बातें नहीं अब दे रखी है तो मैं क्या करूं, उसमें दे रखी है लाइक स्ट्रक्चरली अपडेट में दे रखी है तो मैं करा के चल रहा हूं। पहले क्या था, ये तो अपना ओल्ड ही है। ओल्ड ए के लिए था, ए के लिए अपीलेट अथॉरिटी, ए मींस अपीलेट अथॉरिटी जब डिमांड ऑर्डर अपना पास करती है तो डिमांड ऑर्डर लंबा चौड़ा होता है भाई साहब, तो उसके एक समरी भी बनाती है। जैसे मान लीजिए आप अपना सीवी तैयार कर रहे हैं, 6 पेज का सीवी है, क्योंकि अनुभव ही तो ना है आपको, तो पहुंचे हुए आदमी हैं आप, तो लंबा एक्सपीरियंस है, 6 पेज का सीवी है आपका, तो आप क्या करते हैं, 6 पेज कौन पढ़ने बैठेगा भाई साहब, उन 6 पेज में क्या लिखा है वो इस समरी पर 1 पेज में डाल देते हैं, कवर नोट बना देते हैं उसका ऊपर से कि भाई ये समरी है, कुछ चीज को डिटेल में देखना तो जाके देख ले, पूरी किताब बना रखी है हमने। तो अपीलेट अथॉरिटी क्या करती थी कि वो डिमांड ऑर्डर के साथ एक समरी ऑफ ऑर्डर जो है अपना पास करती है, इंडिकेटिंग द डिमांड जो कंफर्म आपकी हुई है। यहां पर पहले अक्कड़ बक्कड़ कुछ लिखा हुआ था उल्टा पुल्टा, उसे खत्म करके सब्स्टिट्यूट किया गया और इसी की जैसी लैंग्वेज यहां पर कर दी गई कि अपीलेट ट्रिब्यूनल 80, अपीलेट ट्रिब्यूनल भी अपने द्वारा इशू किए गए डिमांड ऑर्डर की समरी इशू करेगी, इंडिकेटिंग द डिमांड कंफर्म्ड। राइट ब्रो, तो समानता है, समानता का भाव अच्छा लगता है। पहले कुछ अक्कड़ बक्कड़ लिखा हुआ था यहां पर, अभी समान है।
यहां पर है ऑर्डर समरी, इसका शीर्षक है डिमांड ऑर्डर की समरी। डिमांड ऑर्डर की समरी। नोट, छोटी सी बात एक और बता दें, अपील या मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस के अंदर मैनुअली भी फाइल हो सकते थे, लेकिन वो प्रोवाइजो अब डिलीट कर दिया गया है। अब मैनुअली फाइल नहीं होंगे, जो भी है वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिकली ही होगा, क्योंकि एक तरफ तो हम फेसलेस की तरफ बढ़ रहे हैं तेजी से, और दूसरा अब ये मैनुअली भी रख के चलोगे, नहीं, मैनुअली का पॉइंट खत्म कर दिया है। ये मैंने आपको बता ही दिया मिसलेनियस के अंदर आकर 148A के बारे में बात बताई दी मैंने आपको। ये कस्टम लॉज है, और कस्टम लॉज के अंदर कस्टम फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट रेगुलेशंस, आज तक तो पूछे ना कि रेगुलेशंस, जीके के लिए तुम्हारी मर्जी है पढ़ लेना, नहीं मर्जी है छोड़ देना, ठीक। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये रेलिवेंट नहीं है, नॉट रेलिवेंट, ऊपर वाले पे भी लिखा है मैं नॉट रेलिवेंट, क्यों? क्योंकि ये आपका ट्रांजिशनल प्रोविजन है, ये ट्रांजिशनल कह लो या ये आप इसे एक्सटेंशन कह लीजिए, एक्सटेंशन है। रोड टैप स्कीम जो थी पहले यहां लागू होती थी, फिर बीच में काटा मार दिया गया, फिर बार बार उससे एक्सटेंड करते रहे, अभी यहां तक एक्सटेंशन दे दिया है कुछ एरियाज में उसकी एप्लीकेबिलिटी को लेकर, नॉट फॉर एग्जाम, दिमाग मारने की आवश्यकता नहीं है, वैसे जो था वो मैंने आपको बता भी दिया है। तो प्रभु यहां पर आकर आपकी ये छोटी सी अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं। आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अपना अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके रिवीजन वीडियोस शुरू होंगे। मास्टर बुक है, बेहतरीन तरीके से मैंने बनाई है मास्टर बुक, crajkumar.com की वेबसाइट पर है, वहां से ले लीजिएगा आप उसे, ठीक। उसी से मैं रिवीजन आपको करवाने वाला हूं। उसमें एक पेज खाली है, एक पेज पे कंटेंट है आसान भाषा में, मतलब मजा ना आए तो भाई साहब कहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए विदा लेते हैं आपसे। जय जय श्री राधे। कथा समाप्त होत है, जाओ जी वीर हनुमान, आसन जाय विराजियो, नगर करो कल्याण। जय जय श्री राधे।